नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम सत्र में भाग नहीं लेने पर किसने कहा कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसी दुल्हन की तरह है जिसकी दुल्हन गायब है। जिसकी क्या गायब है? दुल्हन गायब है। तो ये कथन किसने कहा था? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भाई संविधान सभा में जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसी विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन गायब है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की प्रथम बैठक कभी 9 दिसंबर 1946 में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे, यानी कितने सदस्य उपस्थित थे पहली बैठक में? 9 दिसंबर की बात कर रहा है। तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई तो उसमें 207 लोग उपस्थित थे। कितने लोग उपस्थित थे? 207। ठीक है, अब देखो इससे 9 दिसंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो 9 दिसंबर पहला जो अधिवेशन होता है, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुछ विद्वान सती 11 अधिवेशन मानते हैं। ठीक है, तो 12 अधिवेशन भी ठीक है, 11 अधिवेशन ठीक है, करेक्ट 12 होंगे। ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, अध्यक्ष कौन बने? सभापति कौन बने? अस्थायी थे। क्या थे? अस्थायी। तो अस्थायी सभापति बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठ सदस्य होने के कारण। अब वरिष्ठ सदस्य होने के कारण ये परंपरा कहां से ली गई? तो फ्रांस की परंपरा थी कि भाई वरिष्ठ सदस्य को क्या बना जाए? संविधान सभा का अध्यक्ष बना जाए। किसने सुझाव दिया? BN राव के सुझाव पर। ठीक है, संविधान सभा के उपसभापति कौन बने? फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, आंग्ला भारतीय थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने मनोनीत किया था। अस्थायी थे भी। पहले वक्ता, संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी थे जो संयुक्त प्रांत से थे, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पहले वक्ता की बात करते हैं तो आचार्य JB कृपलानी है। प्रवक्ता की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार करने तथा देशी रियासतों का भविष्य तय होने के कारण प्रथम बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान रहे प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 में 211, प्रथम जो सत्र है उसमें 211 लोगों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में कितने? 207 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, फिर देखते प्रथम बैठक में सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो कहां से थे? मद्रास से सबसे ज्यादा सदस्य थे। प्रथम बैठक में ही सभा के लिए बंगाल से निर्वाचित एक सदस्य थे प्रसन्नदेव रायकोट। उनका निधन हो गया था तो उनका क्या किया गया था? शोक व्यक्त किया गया था। मुस्लिम लीग के प्रथम सत्र में भाग नहीं लेने पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अभी बात हुई, लास्ट क्वेश्चन था, ने कहा कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन गायब है। तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? किसका उद्देश्य प्रस्ताव का जो समर्थन है वो किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, कब पारित हुआ, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखते हैं। अभी देखेंगे, निम्न में से संविधान सभा के किस सदस्य ने पंडित नेहरू द्वारा रखे हुए उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसका उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो उर्दू अनुवाद किया था मोहनलाल सक्सेना ने। किसने किया था? मोहनलाल सक्सेना ने उर्दू अनुवाद किया था। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा रखा गया? नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका समर्थन किया। संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में पढ़ा था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसमें पढ़ा था? उर्दू में पढ़ा था। ठीक है, मोहनलाल सक्सेना वाला उधर उर्दू वाला हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न अपने पास आता है, संविधान सभा के निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष या सभापति संविधान सभा का सदस्य नहीं था? जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे उसकी बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वो कौन सी समिति के सदस्य नहीं थे, वो कौन नहीं थे? तो इसमें देखते हैं भाई संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे। एक तो इसमें जो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भाई इन समितियों के सदस्य कौन थे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए नागरिकता पर जो तदर्थ समिति है
इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। कौन थे? एस वरदाचारी। प्रेस दीर्घा वाली जो समिति है, प्रेस दीर्घा समिति के थे उषानाथ सेन। उषानाथ सेन थे। भाषाई जो प्रांत थी इसके थे एस के धर। कौन थे? एस के धर। ठीक है, एस के धर थे। ठीक, तो इनकी बात करते हैं। तो इनमें से प्रश्न क्या पूछा गया है, तो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एस के वरदाचार्य थे ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उषानाथ सेन भी नहीं थे, एस के धर भी नहीं थे, तो तीनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है अपने पास, संविधान की प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? पहली बैठक की बात करें, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसकी चर्चा हो रही है। तो पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कुछ किताबें 9 भी आंसर बताती हैं जो कि गलत है। ठीक है, 9 बताती हैं वो गलत है, तो ध्यान रखना 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अब मेरी बात पे क्यों विचार करोगे? ठीक, विश्वास करोगे। अब देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10 महिलाओं ने भाग लिया, जिनके नाम अगर लिखित हैं। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, कमला चौधरी, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, दक्षाणी वेलारुदन और हंसा मेहता। ठीक, इन 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अब आप कहोगे भाई आपकी बात पे विश्वास करें, तो उसका भी देख लो, मैं बता देता हूँ। संदर्भ देखो, संदर्भ कहाँ से लिए? राज्यसभा की साइट के अनुसार और भारतीय विधान परिषद के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण की पृष्ठ संख्या, पेज संख्या 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 पर उल्लेखित है कि जिन सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 को किस पे हस्ताक्षर किए? रजिस्टर में हस्ताक्षर किए, उनके नाम है। तो उसमें 10 महिलाओं के नाम ही अंकित हैं। तो 10 महिलाओं के नाम है, तो 10 महिलाओं ने भाग लिया, सीधी सी बात। अब अपने पास एक प्रश्न और आ जाता है, कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने भाग लिया था। कुल टोटल बात करें 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक 12 अधिवेशनों में 15 महिलाओं ने भाग लिया। 10 के नाम अपनों ने देख लिए, ये 9 दिसंबर को भी थी। फिर उसके बाद में विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे, एनी मसेकर। ठीक है, एनी मसेकर एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने देशी रियासतों से थी। मुस्लिम महिला की बात करें तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली थी। एक प्रश्न और पूछ लेता है, दलित महिला कौन थी? तो दलित जो महिला थी वो कौन थी? दक्षाणी वेलारुदन थी। तो इन प्रश्नों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपने पास अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी? अभी अपने ने पीछे प्रश्न देखा, तो दलित महिला कौन थी? दक्षाणी वेलारुदन दलित महिला थी। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के पहले वक्ता कौन थे? तो पहले वक्ता मैंने बताया आचार्य JB कृपलानी थे। उस समय क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो थे प्रवक्ता। क्या थे? प्रवक्ता थे। अगर पहले वक्ता की बात करें तो आचार्य JB कृपलानी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगले प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितनी मुस्लिम महिला सदस्य थी? तो मुस्लिम महिला सदस्य अभी अपने ने देखा था पीछे, तो एक मुस्लिम महिला थी। क्या नाम था उसका? बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल नाम था। ठीक है, नो डाउट। चुनी और भी महिलाएं गई थी, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन होने, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने पर, दो अलग राष्ट्र बनने पर, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और भारत, 3 अलग राष्ट्र बनने के ऊपर, उस समय पाकिस्तान ही था वो, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान एक था, तो वो 2 अलग राष्ट्र बनने पर उनका क्या, एक संविधान सभा की सीटों का डिवाइडेशन हो गया था। डिवाइडेशन होने के बाद में फिर जो और अन्य जो महिलाएं थी, जो मुस्लिम महिलाएं चुनी गई थी संविधान सभा के लिए, तो वो क्या है कि पाकिस्तान में चली गई थी। एकमात्र महिला बची थी अपने, वो कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल, जो संविधान सभा में थी, मुस्लिम महिला। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में असंगत कथन, असंगत कथन कौन सा है? ठीक, संविधान सभा का संगठन,
का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुसूचित योजना के आधार पर हुआ था। बिल्कुल कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के कुल 11 सत्र, ठीक, 166 बैठकें, 11 सत्रों में 166 बैठकें हुई थी, और अगर 12 सत्र माने तो 167 बैठकें हुई थी। इसकी अभी चर्चा करेंगे। संविधान सभा में 292 सदस्य प्रांतों से, 93 सदस्य शाही रियासतों से, 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों से थे। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी इसको ठीक मानते हैं। 166 है, वो गलत टाइप हो गया। भारतीय संविधान के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से जनता द्वारा किया गया था। प्रत्यक्ष मतदान से जनता द्वारा नहीं किया गया था, तो ये क्या हो गया, गलत। असंगत पूछा है तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं संविधान सभा की बैठकों से के संबंध में उत्पन्न संशय है। उसके बाद कुछ विद्वान सती 11 अधिवेशन मानते हैं, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 166 बैठक मानते हैं। तो ये संदर्भ कहाँ से लिया है, भारतीय सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की पुस्तक के पेज नंबर 18 से है। ठीक, उसमें 11 बैठकें लिख रखी, 11 अधिवेशन लिख रखे, 166 बैठकें। ठीक, जबकि कुछ विद्वान साथी 12 अधिवेशन मानते हैं, 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन 167 बैठक मानते हैं। इसके अगर बात करें तो ये संदर्भ कहाँ लिखा, डॉक्टर अल्पना पारिक, लेखिका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के पृष्ठ संख्या पेज संख्या 34 के से, और राज्यसभा की साइट, कौन सी, राज्यसभा की साइट। अगर राज्यसभा की साइट भी देखें तो वहां पे भी 12 अधिवेशन है, और अल्पना पारिक में भी है। अगर कक्षा 11 की पुस्तक देखें तो उसमें 11 अधिवेशन है। अब डाउट वाला प्रश्न होगा, दोनों ऑथेंटिक प्रूफ हो गए, तो पेपर में एग्जाम में एक ही पूछेगा, या तो 11 अधिवेशन पूछेगा, 12, या तो 166 ऑप्शन होगा या 167, तो जो भी ऑप्शन हो वो ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा क्या थी, कांग्रेस, और कांग्रेस संविधान सभा थी। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस की संविधान सभा थी। किसने कहा था, ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति की प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रारूप संविधान की जो समीक्षा समिति थी इसकी प्रथम बैठक कब हुई, 30 अगस्त 1947 को। कब हुई, 30 अगस्त 1947 को। देखते हैं, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। सिफारिश किसने की थी, सत्यनारायण सिन्हा ने। पूरा नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। ठीक, अन्य नाम मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग समिति बोल सकते हैं इसको। इसका जो कार्य था BN राव द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था उसके प्रारूप की पर विचार करना था। इसका निर्वाचन किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के सदस्यों ने निर्वाचित किया। प्रारूप समिति की जो प्रथम बैठक है वो 30 अगस्त 1946 को हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम बैठक में। प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान के 3 वाचन किए थे। कितने किए थे, 3 वाचन। पहला वाचन किया था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा किया था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा किया था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो 3 वाचन हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न आता है, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किस प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन, किसके प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अभी अपन ने जस्ट पीछे देखा है कि किसकी सिफारिश थी, सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश। किसने सिफारिश की थी, सत्यनारायण सिन्हा ने सिफारिश की थी। किसने की थी, सत्यनारायण सिन्हा ने। तो प्रारूप समिति की जो प्रारूप पर विचार, संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति द्वारा का जो गठन किया था, प्रारूप समिति गठन किया गया था, वो सिफारिश किसने की थी, सत्यनारायण सिन्हा ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के एकमात्र नेता, कांग्रेस के किस एकमात्र नेता ने अंत तक भारत विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। तो भारत विभाजन को अंतिम तक स्वीकार नहीं किया था वो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने। किसने, अबुल कलाम आजाद ने नहीं किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया गया था तो हमें कहा था कि, तो उन्होंने कहा था कि हमें भेड़ियों के सामने जिंदा फेंक दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है 1-2 बार, तो इसको ध्यान रखना कि हमें भेड़ियों के सामने जिंदा फेंक दिया गया है। ये किसने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने।
अगला प्रश्न आता है, सही का मिलान कीजिए। इधर कुछ सदस्यों को नाम दे रखे हैं और इधर उनका मिलान करवाएं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे अजमेर मेरवाड़ा से। कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। सी एम पुनाका, सी एम पुनाका कहां से थे? कुर्ग से थे। सी एम पुनाका कहां से थे? कुर्ग से, तो कुर्ग आ जाएगा। एनी मस्क्रीन, एनी मस्क्रीन थी त्रावणकोर से। और देशबंधु गुप्ता ये कहां से थे? दिल्ली से। कहां से थे? दिल्ली से। तो फर्स्ट में 3, सेकंड में 4, 2, 1, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्यों का जो डिवाइडेशन है वो क्या क्या था, सदस्य कहां से थे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, सबको पता है। कितनी थी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या? 389 थी। अब बात करते हैं कि जिसमें से 389 दो भागों में बटे हुए थे। 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से। 296 तो कहां से थे? ब्रिटिश भारत से। और 93 कहां से थे? देशी रियासतों से। अब जो 296 थे ये भी दो भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में बटे हुए थे? दो भागों में। 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य कहां थे? चीफ कमिश्नरी से थे। 4 सदस्य कहां से थे? चीफ कमिश्नरी से। ठीक, 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? अगर बात करें कि 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी, तो 4 चीफ कमिश्नरी ये रही अपने सामने। तो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? एक तो थी अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है। कुर्ग है जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में है। दिल्ली, दिल्ली है ये अपने। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक, अजमेर मेरवाड़ा से जो सदस्य थे चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। दिल्ली से कौन थे? पहले आसफ अली थे दिल्ली से। आसफ अली के बाद में फिर कौन बने? देशबंधु गुप्ता। और जो कुर्ग थी, कुर्ग से थे सी एम पुनाका। कौन थे? सी एम पुनाका। तो चारों चीफ कमिश्नरियों के नाम भी याद होने चाहिए और इनके जो प्रतिनिधि थे वो भी याद होने चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों से कौन सी से? देशी रियासतों से सर्वाधिक सदस्य किस रियासत से चुने गए थे? तो किस रियासत से सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे? वो चुने गए थे हैदराबाद से। कितने थे? 16। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, हैदराबाद से 16 थे, लेकिन कभी भी हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया, कभी भी भाग नहीं लिया हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक। ठीक है, ध्यान रखना। 16 सदस्य सबसे ज्यादा। देशी रियासतों में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां से थे? सबसे ज्यादा हैदराबाद से थे। अगला प्रश्न आता है, व्यापक राजनीति। थोड़ा इसको जूम करता हूं मैं। व्यापक राजनीति व दूसरे प्रकार की शिक्षा का माध्यम होने के अलावा संविधान सभा हमारी सांप्रदायिक और अन्य विशेषताओं का हल भी बता सकती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि व्यापक राजनीति व दूसरे प्रकार की शिक्षा का माध्यम होने के अलावा संविधान सभा हमारी सांप्रदायिक व अन्य विशेषताओं का हल भी बता सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है। कैसा कथन पूछ रहा है? सत्य कथन। तो संविधान सभा के बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात, सही है। संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी तो उस समय उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा ने 17 नवंबर 1949 नहीं है ये 1947 को संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है कि तीनों सही है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। सत्य कथन पूछे तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो 17 नवंबर 1947 से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 17 नवंबर 1947 से। देखो, संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा दो काम करती थी। पहला काम तो था संविधान निर्माण का, दूसरा काम था संविधान संसद के रूप में काम करती संविधान सभा। ठीक, तो संविधान निर्माण का जो काम था 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक हुआ। 12 अधिवेशन हुए थे, मैंने बताए थे। ठीक,
167 बैठकें। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर। कौन करते थे? जीवी मावलंकर। 17 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1947 से मई 1952 तक इसने काम किया। संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ध्यान रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा था। क्या कहा था? लोकसभा का जनक। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया था? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। अब संविधान सभा कुछ पदाधिकारी देख लेते हैं। अस्थायी अध्यक्ष बने, कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। वरिष्ठतम न्यायाधीश होने, वो वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण बनाए गए थे। फ्रांस की परंपरा थी। कहाँ की परंपरा थी? फ्रांस की परंपरा। BN राव ने सुझाव दिया था, ठीक है। अस्थायी सभापति कौन बनाए गए थे? उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी बनाए गए थे, ठीक। किसने मनोनयन किया था? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने। प्रथम वक्ता आचार्य JB कृपलानी। प्रवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष या स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष 2 थे, HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधित्व करते थे, और VT कृष्णामाचारी जयपुर से थे, ये देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करते थे। उपाध्यक्ष ध्यान रहे एक देशी रियासतों से थे, ये होने चाहिए। ये NB खरे ने कहा था, नारायण भास्कर खरे अलवर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में, उन्होंने कहा। TT कृष्णामाचारी, यहाँ पे ध्यान रख लेना, TT जो कृष्णामाचारी हैं वो अलग हैं, जो प्रारूप समिति के नामजद सदस्य हैं, नॉमिनेटेड सदस्य हैं, जो DP खेतान जी की जगह नॉमिनेट किए गए थे, ध्यान रखना। VT कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, TT कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के नॉमिनेट सदस्य हैं। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, बेलिंगर नरसिंह राव। सचिव थे HVR अयंगर। उप सचिव थे BFHB तैयब जी। अवर सचिव थे खान बहादुर SG हसनैन, और सहायक सचिव थे KV पद्मनाभ। तो ठीक है, ये हो गए पदाधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो संविधान सभा के सदस्य हिंदी भाषा नहीं जानते उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये किसने कहा? ये कहा था RV दुलेकर ने। भाई साहब दुलेकर जी दोते थे, क्या करते थे? दोते थे। कहते हिंदी नहीं आती तुमको तो क्या फायदा, तुमको हिंदी नहीं आती तो मत आओ संविधान सभा में, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद, गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले लाल रंग का एक चक्कर हो। तो ये कथन किसने कहा कि भाई जो भारतीय जो ध्वज है, तिरंगा है, ये समान अनुपात में केसरी, सफेद और हरे रंग क्षैतिज तिरंगा होगा, जिसके बीच में नीले रंग का एक चक्कर होगा। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वो कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कौन सी योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है VP मेनन की। किसकी पुस्तक है? VP मेनन। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनने के तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ उसके बारे में। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया जाना शुरू किया। बिल्कुल ठीक बात है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। गलत। यह शुभ दिन था, कोई लेना देना नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा भाई? 1930 से कांग्रेस क्या मनाती आ रही थी? स्वतंत्रता दिवस मनाती आ रही थी। अब देखो, अब इसकी विस्तृत रूप से थोड़ी देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया संविधान। 26 जनवरी 1950, ध्यान रहे इस दिन कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, हम केवल समझने के लिए पॉइंट जोड़ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को प्रातः 10:30 पर तत्कालीन गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने यह आधिकारिक उद्घोषणा की कि 26 जनवरी 1950 को भारत अर्थात इंडिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के, कहाँ के? इंडोनेशिया के, ये
अभी ये देखो, भारत का जो प्रथम गणतंत्र दिवस था उसके ऊपर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुखर्जी थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया एक दो बार कि कौन से देश के मुख्य अतिथि थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। इसी दिन भारत क्या हुआ, गणतांत्रिक राष्ट्र बना। क्या बना, भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना। फिर आगे देखते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, प्रश्न है। तो उत्तर है इसका, जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उस दिन वह देश गणतंत्रात्मक राष्ट्र बन जाता है। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न है कि भाई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो उसका ये उत्तर है। ठीक है। फिर आता है कि भाई 26 जनवरी 1949 की बजाय 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू क्यों किया गया, 2 महीने का इंतजार क्यों किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में तय किया गया कि आने वाले जनवरी माह के अंतिम रविवार को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है। उन्होंने डेट फिक्स नहीं की, उन्होंने क्या किया था, वार फिक्स किया था, डे फिक्स किया था कि अंतिम रविवार है। और वो अंतिम रविवार कब था, यह रविवार था 26 जनवरी को। इसलिए स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। भारतवासी तब से ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाने लगे हैं, जबकि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसलिए हम एक वर्ष में 2 स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते थे। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को मनाए जाने का निर्णय किया गया। इसी कारण से 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। ठीक है। तो अपने जो भी डाउट थे कि भाई 26 जनवरी को संविधान लागू क्यों हुआ, इसका क्या थे कारण, ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ये सभी बातें अपने विस्तृत रूप से अध्ययन कर ली। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये कहा था कि भाई राजनीतिक जो लोकतंत्र है, कौन सा लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो ये कथन कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन उल्टी सीधा हो गई, भी ACBD हो गया। तो इसमें ये सी ऑप्शन आएगा अपना करेक्ट, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य रह गए, यानी कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विभाजन के बाद हम पूछ रहे हैं। तो विभाजन के बाद में करेक्ट आंसर आएगा 299। कुछ सदस्य 324 सदस्य मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। अब देख लो, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब से संविधान सभा में पुनर्निर्वाचन हुई। तो जनरल सी बात है कि भाई सीट कम होनी थी। संविधान सभा की जो सदस्य संख्या 389 से घट करके 299 रह गई। संदर्भ की बात करें कहाँ से लिया है, तो भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की पुस्तक के पेज नंबर 16 संविधान सभा का स्वरूप बिंदु के पैरा की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि जब भारत का विभाजन हो गया तो उसके बाद भारत के जो सदस्य संख्या 389 से घट के 299 रह गई। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान का एक अंग था। ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन। ठीक है। संविधान सभा में स्वीकृत वस्तुनिष्ठ संकल्प ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में उसकी भावना और यथाशक्य भाषा दोनों रूपों से संविधान के उद्देश्य का हम सम्मिलित कर लिया गया। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण उद्देश्य का कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना गया, नहीं, सीधे जनता द्वारा कहाँ चुना गया था, तो इसमें ये हो जाएगा करेक्ट। अगला ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। जैसा कि संविधान में व्यवस्था थी कि संघ में सम्मिलित हुए भारतीय राज्यों के शासक पूर्वायों को स्वीकार करते थे कि जनता संप्रभु जनता में निहित है, उनमें नहीं है। तो संप्रभुता किस में निहित है, जनता में निहित है, उनमें नहीं है। तो ठीक है, ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। इनका जो चुनाव हुआ था वो मनोनीत भी किए गए थे और कुछ जगह
राजाओं द्वारा मनोनीत की गई। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि निम्नांकित में से किसने बेनिंगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? तो बेनिंगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसने नियुक्त किया था? तो वो क्या था? भारत के गवर्नर जनरल ने। तो कौन थे गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन ने नियुक्त किया था। तो लाइक करो उस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक नई वीडियो में पुनः मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।